हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का क्या रोल है उसके बारे में हम जानेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड टू अ लार्जर एक्सटेंट ऑन एडुकेट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट। यानी कि यहीं पे ये बात आती है कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ या डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की, वो किस पे डिपेंड होती है, उस कंट्री की कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स पे डिपेंड होती है। मोर ऑफ्टन दीज इनपुट्स आर नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। वैसे देखा जाता है तो ज़्यादातर कंट्री में जो कैपिटल है और जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट है वो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते। तो देयरफॉर इनपुट्स आर इम्पोर्टेड टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक रिसोर्सेज दैट एनहेंस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी डोमेस्टिक नीड्स है रिसोर्सेज की सप्लीमेंट करने के लिए, जो भी डोमेस्टिक रिसोर्सेज की नीड्स है, टेक्नोलॉजी हो गया, कैपिटल हो गया, वो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके और साथ ही साथ जो है प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सके। Moreover, during the recent years, the growing international productions and trade require increased amount of international investment। अब देखा जा रहा है तो अब क्या हो रहा है ना कुछ समय में कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी कंट्री तक ट्रेड या प्रोडक्शन सीमित नहीं रखते हैं, हम प्रोडक्शन इंटरनेशनल लेवल तक करते हैं। हम बाहर की कंट्री में भी क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, अपनी गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं। अगर हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद है एज अ रिजल्ट द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। द कंट्री रिक्वायर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर एनहेंसिंग प्रोडक्शन ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी। क्योंकि हम अपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली हम बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ानी पड़ेगी, अपने ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा। द नीड फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द कंट्री वेयर द कैपिटल इज स्कार्स। World Investment Report 1999 has advocated the need of foreign investment. It says that the development priorities of developing countries include achieving sustainable income growth for their economy by raising investment rates, strengthening technological capacity and skills। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो वर्ल्ड रिपोर्ट थी 1990 की, उसने क्या बताया है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहा गया कि डेवलपमेंट करने के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अच्छा करने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके लिए उसको फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। एंड इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ देयर एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटिंग द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ इक्विटेबली बाय क्रिएटिंग मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। और साथ ही साथ क्या कहा गया है कि हमें अपने कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथ को, कंपटीशन को भी बढ़ाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हम अपने कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर सकते हैं। इस चीज़ को करते हुए हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारे इंडिया की, हमारी कंट्री के जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसको भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको भी हमें बचा के रखना है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन में उसका यूज़ कर सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसका यूज़ कर सके। तो दो टाइप की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं फॉरेन कैपिटल की, फॉरेन कैपिटल का क्या रोल है, तो फॉरेन कैपिटल का यही रोल है कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरनेशनली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, हमारी कंट्री बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। FDI occur when an investor based in one country, that is the home country, acquire an assets in the another country, that is host country, with the interest to manage it। FDI का मतलब यही होता है कि जब एक इन्वेस्टर अपनी कंट्री का दूसरे कंट्री में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है ताकि वो क्या कर सके, अपना इंटरेस्ट को मैनेज कर सके। द कंपनी इन्वेस्टिंग इन दिस कंट्री ऑल्सो ट्रांसफर असेट्स सच एज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। यानी कि जो भी एक इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है वो सिर्फ कैपिटल की फॉर्म में नहीं बल्कि और भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे कि अपने
असेट्स को ट्रांसफर कर सकता है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकता है, मैनेजमेंट स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ों को भी ट्रांसफर करके जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फर्दर द इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑल्सो सीक्स द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग इन अ फॉरेन एंटरप्राइजेज, द एक्सटेंट टू विच हैज़ टू वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स इक्विटी पार्टिसिपेशन। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, जब एक इन्वेस्टर दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल भी चाहता है मैनेजमेंट में। तो कितना कंट्रोल एक इन्वेस्टर के पास होगा, जितना उसने इक्विटी पार्टिसिपेशन किया होगा, जितना भी पैसा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट उसने की होगी, उसके इक्विटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके हिस्से के अकॉर्डिंग उसके पास क्या होगा, कंट्रोल होगा या फिर मैनेजमेंट होगा, डिसीजन मेकिंग पावर होगी। Foreign direct investment also include reinvested earning, which comprises the direct investor shares of earning not distributed as dividends or earning not remitted to the डायरेक्ट इन्वेस्टर। सच रिटेन प्रॉफिट ऑफ एफिलिएट्स ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेज आर री इन्वेस्टेड। क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है वहाँ पे जो भी अर्निंग की होती है वो क्या होता है ना, कई बार शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती, या फिर जो इन्वेस्टर होते हैं उनको डायरेक्टली नहीं दी जाती, वो रिटेन करके रखी जाती है और उसको क्या किया जाता है, फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है ग्रोथ पर्पस के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो रिसेंटली देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस एक्सपेंशन ऑफ एफडीआई। एफडीआई का क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। देयर आर फोर मेन करेक्टर्स फीचर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दीज आर growth of investment has been substantial. Bulk of investment flow is among the developed country. Developing countries have increasingly become recipient of FDI, and the major flow of FDI to developing countries, however, is concentrated in few countries. तो ये मेन फोर करेक्टरिस्टिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो इन अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि डेवलप कंट्री क्या कर रही है, डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। द डेवलपिंग कंट्री हैव इंक्रीजिंगली बिकम रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई, क्योंकि जो बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं एफडीआई आएगा, पैसा आएगा। एंड द मेजर फ्लो ऑफ एफडीआई टू डेवलपिंग कंट्रीज हाउएवर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू कंट्री। हर एक कंट्री, हर एक डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, कुछ ही ऐसी फ्यूज कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन अ वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। हिस्टोरिकली एफडीआई इज एसोसिएटेड विद द डोमिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन पावर ओवर कॉलोनीज। It was believed that these investments were instrument of suppressions of national enterprises and exploitations of these economy for the benefit of foreign investors. However, over the year, the historical assessment has given place to an important role of to FDI. The concession has developed since the 80s that एफडीआई इज essential for economic development। पहले क्या होता था, एफडीआई को इतना जो है पावर नहीं दी गई थी, क्योंकि ये सोचा जाता था कि मान लो अगर बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आ जाएगी तो हमारे नेशनल एंटरप्राइजेस को क्या करेगी, दबा देगी, उनको एक्सप्लॉइट करेगी, हमारी कंट्री में वो क्या करेगी, बेनिफिट करेगी। लेकिन जब लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आया तो एफडीआई जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग गया। ठीक है, ये था हमारा एफडीआई क्या होती है, एफडीआई में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। जब डायरेक्टली क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, जब बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती है, डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती है, वो नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, नई कैपिटल लेके आती है, नई स्किल्स लेके आती है, मैनेजमेंट स्किल्स लेके आती है, नॉलेज लेके आती है, जिससे कि इकोनॉमी क्या करे, ग्रो करे। साथ ही साथ अगर बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में कंपटीशन बढ़ता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को मिलते हैं। ये थे हमारे एफडीआई का। उसके बाद आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, पोर्टफोलियो कैपिटल नॉर्मली मूव टू इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्दर द पोर्टफोलियो कैपिटल मूव टू द रिसिपिएंट कंट्रीज विच has revealed its profitability and has a comparative advantages over the counterpart in the investing country। दो कंट्री है यहाँ पे, एक है होम कंट्री, एक होस्टिंग कंट्री। होम कंट्री क्या है, मान लो हम इन्वेस्टर की कंट्री है जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के यानी कि डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है उनके प्रॉफिट के बेसिस पे उन कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करता है, उस कंपनी की बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, पोर्टफोलियो कैपिटल अनलाइक एफडी इज अफेक्टेड लार्जली बाय इंडिविजुअल्स and institution through the mechanism of capital market। Portfolio investment to a large extent is expected to be speculative. Very often, depending on the confidence of the investor, the investment is made. In the event this confidence is shaken,
The capital has a tendency to shift from one country to another very fast, occasionally creating a crisis for the host country. तो यहाँ पे क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा जो है, अगर इन्वेस्टर को लगता है कि यहाँ पे पैसा डूबने वाला है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहा है बिजनेस में, तो इन्वेस्टर क्या करता है, अपने शेयर्स को सेल कर देता है और अपना पैसा वहाँ से निकाल के किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं होता है। एफडीआई के अंदर क्या होता है, हम किसी एक फिजिकल असेट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से पैसा निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्पेकुलेटिव वेरी ऑफ्टन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स द इन्वेस्टमेंट इज मेड। In the event this confidence is shaken, the capital has a tendency to shift from one country to another very fast, occasionally creating a crisis for the host country. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। Merger and acquisition are a popular mode of investment for firms wishing to project, consolidate, and advance their global competition position by selling off divisions that are outside the scope of their core competitions and acquire strategic assets that enhance their competitiveness. Merger और acquisition में क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या हो जाती है, मर्ज कर जाती है, मिल के काम करती है, उसको हम मर्जर बोलते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अगर एक कंपनी को लगता है कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं है या फिर बाहर वो अच्छा काम नहीं कर पा रही है, उसने जो बिजनेस यूनिट खोली है वो क्या कर देगी, सेल कर देगी अपने बिजनेस को। या फिर अगर एक बिजनेस को लगता है कि हाँ ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, हमें इसको परचेज कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी, हमें ग्लोबल कंपटीशन कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बिजनेस क्या कर सकता है, सेल भी कर सकता है और बाय भी कर सकता है, ताकि वो अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को गेन कर सके। फॉर For these firms, the ownership assets acquired from another firm, such as technical competence, established brand name, existing supply network, and distribution system, can put to immediate use towards serving global customer, enhancing projects, expanding market shares, and increasing corporate competitiveness by employing international production network more efficiently. इसमें क्या होता है कि जब एक बिजनेस क्या करता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के बिजनेस को परचेज करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसको जो है क्या है, उसके असेट्स पे, दूसरे पर्सन के असेट्स पे जो है ओनरशिप राइट मिल जाता है, क्योंकि उसको बना बनाया ब्रांड मिल जाता है, एक टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाती है, सारा काम जो है बना बनाया मिल जाता है, इसलिए वो क्या करता है, उस बिजनेस को परचेज कर लेता है इन्वेस्टर। इसके बाद आते हैं हमारा नया टॉपिक, वो है एफडीआई और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। एफडीआई क्या होता है और डेवलपिंग कंट्रीज क्या है। एफडीआई हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कंट्री। एफडीआई क्या करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। अगर एक कंट्री, फॉरेन की कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो है ग्रोथ बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रो करेगी। इसकी एडवांटेजेस क्या है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एफडीआई एज अ कैपिटल सप्लायर, एफडीआई क्या है, कैपिटल सप्लायर के रूप में काम करता है। एफडीआई इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग नीडेड कैपिटल टू डेवलपिंग कंट्रीज। एफडीआई क्या करता है, जो भी कैपिटल की ज़रूरत होती है वो डेवलपिंग कंट्री में लेके आता है। डेवलपिंग कंट्रीज नीड हायर इन्वेस्टमेंट टू अचीव इंक्रीज टारगेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम। Since they cannot normally have adequate saving, there is a need to supplement saving of these countries from foreign savings. This can be done either through external borrowing or through permitting and encouraging the foreign direct investment. Foreign direct investment is an effective source of this additional capital and comes with its own risk. जब एक कंट्री के पास एक पैसा नहीं होता कि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके, वो या तो बोरिंग करेगी या फिर एफडीआई को परमिट कर देगी, इनकरेज करेगी बाहर की कंट्रीज़ को कि आओ हमारी कंट्री में क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। अगर बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो इससे एक बेनिफिट हो जाता है कि जो एडिशनल कैपिटल होती है वो हमारी कंट्री में आ जाती है, और साथ ही साथ जो है हमें कोई रिस्क नहीं होता, कोई पेमेंट हमें वापस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो अपने रिस्क पे पैसा जो हमारे बिजनेस में हमारी कंट्री में लगाते हैं। पहला ये हो गया कि कैपिटल हमारी कंट्री में आती है, कैपिटल सप्लायर के रूप में काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एफडीआई एज अ रिमूवर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्टेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कभी डेफिशिएंसी शो करते हैं, तो उसको भी रिमूव करने का काम करता है। तो एफडीआई प्रोवाइड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज एंड रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट
can be seen that a large number of developing countries suffer from balance of payment deficits, for their demand on foreign exchange is normally far in excess of their ability to earn. FDI inflow by providing foreign exchange resources remove the constraint of developing countries seeking higher growth rate. यहाँ पे क्या कहा गया, मान लो जब एक इंडिया की कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर क्या होता है, हमारी जो भी इनफ्लोज है, ठीक है, जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट. अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि हमें जो है पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है जो भी गुड्स या सर्विसेज हम परचेज कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएंसी शो होने लग जाएगी. डेफिशिएंसी होने लग जाएगी यानी कि जब भी हम गुड्स को सामान को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी उस करेंसी में. तो अब पैसा कहाँ से आएगा. तो अगर हम एफडीआई को इनकरेज करते हैं कि हमारी कंट्री में आओ और पैसा इन्वेस्ट करो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो है कैपिटल भी आ रही है, साथ ही साथ हमारी कंट्री में ग्रोथ भी हो रही है, और जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएंसी है वो भी रिमूव हो रही है. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है इंडियाज एक्सटर्नल डेट. इंडियाज एक्सटर्नल डेट क्या है कि इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेट वाज $83.8 बिलियन इन द ईयर 1991. इट इंक्रीजेस टू $104.9 बिलियन इन द ईयर 2003. इंडिया की जो टोटल एक्सटर्नल डेट थी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है 2003 में एज कम्पेयर टू 1991. मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इंडिकेटर हैव शोन इम्प्रूवमेंट सिंस 1991. इसमें कहा गया कि बहुत सारी चीज़ों ने क्या शो की है, इम्प्रूवमेंट शो की है एक्सटर्नल डेट में. द एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 28.7% इन द ईयर 1991 टू 20.2% इन द ईयर 203. यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल डेट थी वो पहले तो 28% हमें पे करनी थी, लेकिन अब 2003 में क्या हो गया, सिर्फ वो 20% तक हमें पेमेंट करनी रह गई, लेकिन डेट तो पे करनी है. ठीक है, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट शो हो रही है 2003 में. यहाँ पे ये कहा गया है कि द शॉर्ट टर्म डेट टू एक्सटर्नल डेट इम्प्रूव फ्रॉम, शॉर्ट टर्म डेट जो थी वो इम्प्रूव हुई, जो कि 10.2% थी 1991 में, और वो कितनी हो गई है 4.4% इन द ईयर 2003. उसके बाद कहा गया कि जो शॉर्ट टर्म डेट टू फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑल्सो इम्प्रूव फ्रॉम 382.1% इन द ईयर 1991 टू 6.4% इन द ईयर 2003. शॉर्ट टर्म डेट्स जो थी फॉरेन करेंसी एसेट्स की वो भी इम्प्रूव हुई. डेट सर्विस टू करंट रिसिपिएंट रेशियो इम्प्रूव फ्रॉम 35.3% इन द ईयर 1991 टू 15.8% इन द ईयर 2003. द रेशियो ऑफ द कंसेशनल डेट टू द टोटल डेट हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 45.9% इन 1991 टू 36.8% इन द ईयर 2003. यानी कि बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा डेट थी वो क्या हो रही है, पहले के मुकाबले जो एक्सटर्नल डेट है वो डिक्रीज हो रही है. यानी कि जितना हमें 1991 में पे करना था अब उससे कम पे करना, लेकिन एक्सटर्नल डेट अभी भी मेंटेन है. इंडिया शेयर्स ऑफ कंसेशनल डेट इज कंसिडर्ड टू बी हाई एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. द ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2004 हैज कैटेगराइज इंडिया एज अ लेस इंडेप्टेड कंट्री फॉर द ईयर 2003. यानी कि इंडिया अभी भी कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन बाकी अदर कंट्री के मुकाबले अगर हम देखा है तो इतनी नहीं है. ठीक है, these categorization have been continuing since 1999. In 1998, India was considered a moderately in debt countries. Among the top 15 debtors country of the world in the last decade, India improved her position in 2002. यानी कि पहले क्या था, टॉप 15 डेटर कंट्रीज में अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है. अब प्रूडेंट डेट मैनेजमेंट पॉलिसी हैज इम्प्रूव इंडियाज एक्सटर्नल डेट पोजीशंस. इट रिक्वायर टू बी फॉलो फर्दर इन द मोस्ट स्ट्रिंजेंट वे. तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा एफडीआई के बारे में. ठीक है, फॉरेन कैपिटल का क्या रोल है, एफडीआई और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा, और इंडिया एक्सटर्नल डेट के बारे में हमने पढ़ा. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. साथ ही साथ हम क्या करते हैं, एमकॉम सेकेंड ईयर के जो भी MCO 4 की यूनिट नंबर 20 है उसकी हम टॉपिक देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं. तो यूनिट नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशंस यूनिट का नाम है. इसमें हमें पढ़ना है फॉरेन कैपिटल क्या रोल प्ले करती है, एफडीआई और डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, इसकी क्या एडवांटेजेस और क्या लिमिटेशंस है. नेक्स्ट पॉइंट हमें करना है ट्रेंड्स इन एफडीआई फ्लो. ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड और एफडीआई फ्लो इन इंडिया, ये दो टॉपिक इसमें हमें कवर करने हैं. उसके बाद आता है एफडीआई पॉलिसीज क्या है, ट्रेंड्स इन फॉरेन कोलैबोरेशंस, फॉरेन
कोलैबोरेशन पॉलिसी और इंडियाज एक्सटर्नल डेट। हमने आज टॉपिक पढ़ा रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या होता है, इंडियाज एक्सटर्नल डेट क्या होता है, एफडीआई इन डेवलपिंग कंट्रीज की क्या क्या एडवांटेजेस है। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।